कभी सोचा है कि सड़क पर हुई एक छोटी सी बहस कैसे पूरे देश की सबसे गहरी दरारों को सामने ला सकती है? भारत में ना, ये दरार अक्सर भाषा के नाम पर दिखती है। पर सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई सच में सिर्फ शब्दों की है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अभी हाल ही में बैंगलोर का एक वीडियो मतलब आग की तरह वायरल हो गया। एक महिला गुस्से में चिल्ला रही है, ये हिंदी भूमि नहीं है। बस कुछ सेकंड्स की एक क्लिप और बस इसने पूरे देश में एक इमोशनल तूफान खड़ा कर दिया। और यहीं से ये बहस एक बहुत बड़ा मोड़ ले लेती है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ कन्नड़ वर्सेस हिंदी की नहीं है। नहीं, ये भारत के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि इतनी सारी अलग अलग पहचानों के साथ हम एक देश बनकर एक साथ कैसे रहेंगे। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और उस चिंगारी तक पहुंचते हैं जहां से ये पूरी आग भड़की। जगह थी बेंगलोर का वो इलाका कोरमंगला, जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता है। एक ऐसा हब जहां पूरे भारत से नौजवान अपने सपने लेकर आते हैं। एक दुकान के अंदर की बात है। एक कस्टमर को हिंदी में सर्विस चाहिए थी। दुकानदार ने जोर दिया कि भाई कर्नाटक में हो तो कन्नड़ बोलनी चाहिए। बस इतनी सी बात, और देखते ही देखते मामला गर्मा गया। किसी ने फोन निकाला, रिकॉर्ड कर लिया और कुछ ही घंटों में बूम, वो छोटी सी क्लिप एक नेशनल इशू बन गई। भाषाई पहचान की जो बहस थी उसे फिर से हवा मिल गई। तो चलिए अब जरा इस बहस की ऊपरी परत को हटाकर थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ भाषा की है ही नहीं। सवाल तो ये है कि इस तनाव की असली जड़ें वो कहाँ छिपी हैं। क्या ये सच में भाषा की लड़ाई है, या फिर ये हमारी नौकरियों, हमारे संसाधनों और हमारी पहचान को लेकर जो गहरे डर हैं, ये उसका एक प्रतीक है? होता ये है कि भाषा अक्सर एक मुखौटा बन जाती है, जिसके पीछे ये असली चिंताएं छुपी होती हैं। ये जो टकराव होते हैं ना, इनका एक पैटर्न होता है। समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, इकोनॉमिक माइग्रेशन, मतलब बेंगलोर जैसे बड़े शहर पूरे देश से टैलेंट को अपनी ओर खींचते हैं। स्टेप 2, लोग जब आते हैं तो अक्सर अपने भाषाई ग्रुप्स बना लेते हैं, एक तरह के सोशल बबल्स। इससे होता यह है कि उन्हें लोकल भाषा सीखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और फिर आता है स्टेप 3, एक छोटी सी घटना चिंगारी का काम करती है और सोशल मीडिया वो इसे जंगल की आग बना देता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती है कि भारत का कोई भी बड़ा शहर, कोई महानगर आखिर कैसा होना चाहिए? क्या वो एक मेल्टिंग पॉट हो, मतलब जहां सब कुछ एक कॉमन भाषा, मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश में घुल मिल जाए, या फिर वो एक मोज़ेक हो जहां लोकल भाषा और कल्चर नींव की तरह हो और बाकी संस्कृतियां उसमें आकर खूबसूरती से जुड़ जाएं। हमारे शहरों की पहचान को लेकर ये दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। अब इतनी इमोशनल बहस के बीच में जरा फैक्ट्स पर नजर डालना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि भारत का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, असल में भाषाओं के बारे में क्या कहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर है। इस स्लाइड पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इस पूरी बहस का सबसे जरूरी हिस्सा है। 2 शब्द हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, और ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। हिंदी भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा। लेकिन, और ये बात बहुत बहुत जरूरी है, भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक सरकारी आरटीआई का ऑफिशियल जवाब है। इसमें साफ साफ लिखा है, संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इस बहस से जुड़े सबसे बड़े मिथकों में से एक को तोड़ देता है। असल में हमारा संविधान सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी 22 भाषाओं को ऑफिशियली मान्यता देता है। 22, सोचिए, ये नंबर ही अपने आप में भारत की जबरदस्त भाषाई विविधता का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि हिंदी असल में कितनी बोली जाती है? अगर हम 2011 के सेंसस के आंकड़े देखें तो करीब 44% भारतीयों की ये मातृभाषा है। इसमें अगर हम उन लोगों को भी जोड़ दें जो इसे दूसरी भाषा के तौर पर बोलते हैं, तब भी ये आंकड़ा करीब 55% तक ही पहुंचता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत की लगभग आधी आबादी हिंदी नहीं बोलती है। ये जानना बहुत जरूरी है। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये लड़ाई कोई नई है, बिल्कुल नहीं। भाषा को लेकर जो टकराव है ना, वो भारत के इतिहास में बहुत गहरा है, आज़ादी से भी पुराना। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं।
याद कीजिए 1930s के दशक में तमिलनाडु में हुए हिंदी विरोधी प्रदर्शन, फिर 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, 1960s के दशक में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हुए बड़े बड़े आंदोलन। मतलब भाषा हमेशा से एक इमोशनल और पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। यहाँ तक कि शिवसेना जैसी पार्टियों का उदय भी मराठी मानूस यानी मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर ही हुआ। तो सवाल ये है कि अगर ये लड़ाई इतनी पुरानी है तो आज इसमें इतना अलग क्या है? जवाब सिर्फ एक है, सोशल मीडिया। इस नए जमाने के हथियार ने इस लड़ाई के सारे नियम ही बदल दिए हैं। बस इन नंबरों पे एक नजर डालिए। भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लगभग इतने ही हैं। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल मैदान है जहां कोई भी चिंगारी पलक झपकते ही एक बड़ी आग बन सकती है। और इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम है ना, वो ऐसे कंटेंट को ही आगे बढ़ाते हैं जिस पर सबसे ज्यादा रिएक्शन आए, फिर चाहे वो गुस्सा हो या नफरत। और यही वजह है कि बेंगलुरु की एक दुकान की छोटी सी बहस कुछ ही घंटों में पूरे देश का हॉट टॉपिक बन जाती है। तो ये सब हमें लाकर कहाँ खड़ा करता है? आज भारत भाषा के मुद्दे पर एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से दो रास्ते जाते हैं, और हम कौन सा रास्ता चुनते हैं यही तय करेगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा। सबसे डरावना रास्ता है लैंग्वेज विजिलेंटिज्म का, मतलब भाषा के नाम पर गुंडागर्दी। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक डर नहीं है। महाराष्ट्र में हमने असल में देखा है कि मराठी ना बोलने पर लोगों पर हमले हुए हैं। बैंक मैनेजरों को धमकाया गया, दुकानदारों और सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटा गया। ये हमारे समाज के ताने बाने के टूटने की शुरुआत है। तो चॉइस बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एक बेहतर भविष्य जहां हम बातचीत के जरिए एक दूसरे के भाषाओं और कल्चर का सम्मान करना सीखते हैं, और दूसरी तरफ है एक डरावना भविष्य जहां ये नफरत बढ़ती जाती है, समाज को तोड़ती है और अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल बना देती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, हम अपनी भाषाओं को क्या बनाना चाहते हैं? लोगों को जोड़ने वाला एक पुल या हमें बांटने वाली दीवारें? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि आने वाले भारत की तस्वीर कैसी होगी।